तो हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम क्लास 12th मैथ के लिए लास्ट डे प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, आपने साल भर में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपने अभी जो बचे हैं, ये 15 दिन जो बचे हैं, 15-16 दिन ये मेरे को दे दिए ना, तो मैथ में पास कराने की गारंटी मेरी है आपको। ठीक है, लेकिन यह आपको डेडिकेट होके पढ़ना होगा। हम जो 15 दिनों में पढ़ने वाले हैं वो ये टॉपिक्स हैं। ये देखो, पास होना है तो ये टॉपिक ज़रूर करना पड़ेगा। आपने साल भर मस्ती की होगी, लेकिन अगर एक महीना बचा है, देखो 13 से आपके एग्ज़ाम शुरू है, तो 10 तारीख से तो ऐसा मान लो 13 को आपका इंग्लिश का है ना। तो 10 तारीख से तो आप मैथ को छोड़ ही देना, 10 से 13 तक आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है। फिर 13 को इंग्लिश का पेपर हो जाएगा। फिर 16 को आपका फिजिक्स का है। ठीक है, 13 से 16 तक आपको सिर्फ फिजिक्स पढ़नी है। फिर 20 को आपका हिंदी है, तो 16 से 20 तक सिर्फ आपको हिंदी पढ़नी है। ठीक है, तो हमारे पास टाइम है सिर्फ 10 तारीख तक, क्योंकि उसके बाद आप फिर अलग अलग समय मत देना, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को टाइम देना। ठीक है, देखो मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं 12th क्लास पीसीएम से मैंने 2023 में की थी। मेरा ओवरऑल 92% है। मैथ में मेरे 98 आए थे, वो 2 नंबर कटे थे क्योंकि वो मेरे क्वेश्चन नंबर 13 था ना, वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, इसलिए मेरे उसमें 2 नंबर नहीं आ पाए थे। इसलिए मेरे को पता है क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। ठीक है, आप इसके जो मॉडल पेपर है ना, वो आरबीएससी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। आज जैसे आप आरबीएससी की वेबसाइट पे जाओगे ना, तो आप ये लिखा होगा मॉडल पेपर 2026। उसमें फिर आप क्लास 12th साइंस मैथ सेलेक्ट कर लेना सीनियर सेकेंडरी में, और फिर आपके मॉडल पेपर देख लेना, मैथ का, इंग्लिश का, हिंदी का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। फिर उसमें ब्लू प्रिंट होगा ना, उसमें देखना आप कि भाई कौन से पार्ट से अभिसदे से आने वाले हैं, कौन से खालिस्तान से आने वाले हैं, कौन से अति लघु आएंगे, कौन से लघुत्रात्मक आएंगे। फिर उस हिसाब से आप पढ़ना, क्योंकि अभी तक आपने एक साल में एक साल हो गया, सॉरी, एक साल हो गया, तो आपने जितना पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया। ठीक है, अभी आपको रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे ना आप, ठीक है, जैसे मान लो दूसरा पार्ट है कोई भी हिंदी का, उसमें से निबंधात्मक पूछे नहीं जा रहे, आप निबंधात्मक में पीछे पड़े हुए हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप उसमें सिर्फ एबीसीडी ऐसे ऐसे पढ़ो। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए था, आप उस ब्लू प्रिंट को देख के पता लगा लिया। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा ब्लू प्रिंट को कैसे पढ़ना होता है। ठीक है, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखो, पास होना है ना, तो 80 नंबर का पेपर होता है आपका मैथ का, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, 80 के 33% लाने पड़ते हैं, यानी 26 से 27 नंबर लाने पड़ते हैं आपको, तब जाके आप पास होगे। वो जो 20 नंबर होते हैं ना, वो जो स्कूल भेजता है, किसी के 19 भेज देता है, वो आपके परसेंटेज बढ़ाने के काम आता है। ठीक है, लेकिन आपको 80 में से 26-27 नंबर लाने पड़ेंगे, तभी जाके आप पास होंगे। और ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ना, ये कम से कम 32 से 33 नंबर के हैं, इनको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हमारा आव्यू और सारणिक, 5 नंबर का सारणिक आता है, 5 नंबर का आव्यू आता है, 10 नंबर का है। ठीक है, फिर आती है प्रायिकता। प्रायिकता होती है 7 नंबर की, ये आप में से बहुत ने कर रखी होगी, इसलिए मैं फिर भी मैं इसको पढ़ाऊंगा। पहले हम आव्यू और सारणिक पढ़ेंगे, फिर प्रायिकता पढ़ेंगे, फिर प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। इसमें सरल आते हैं इसलिए हम सरल ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझा दूंगा। ठीक है, फिर हम रैखिक प्रोग्रामन पढ़ेंगे। इसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, सिर्फ एक क्वेश्चन। अगर आपने वो एक क्वेश्चन ढंग से सीख लिया तो 4 नंबर पक्के हैं आपके। ठीक है, फिर अवकल समाकलन और उनके अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, ये सभी जोड़ के 36 नंबर के आते हैं। लेकिन अगर ये आप इनको अभी पढ़ने लगोगे ना, तो इन आपको कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा। बाकी जो ये आव्यू सारणी पढ़ाए ना, वो भी आप भूल जाओगे। 36 नंबर के आते हैं, लेकिन 4 से 5 नंबर क्या होता नहीं है, नॉर्मल सी क्वेश्चन आते हैं, जो एबेसैडे में और खालिस्तान में आते हैं और अति लघु में आते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वो सरल ही होते हैं, और उनको आप करके आराम से 4 से 5 नंबर ला सकते हो, अगर आपने ध्यान से पढ़ा। देखो, एक साल हो गया आपको पढ़ते पढ़ते, आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब आपने अभी तक मैथ में कुछ नहीं पढ़ा या फिर आपको कुछ नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियोज़ ढंग से कर लेना, आपके आराम से पास हो जाओगे। देखो, मैं पास होने की गारंटी दे रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा भाई 90-92 आ जाएंगे, क्योंकि 15 दिन में पढ़ के आप 90-92 नहीं ला सकते हो। इसके लिए आपको पूरी साल मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके 90-92 आते हैं। तो इसमें मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बाकी मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा आव्यू। ठीक है, फर्स्ट हमारा टॉपिक है आव्यू। देखो, आव्यू क्यों होता है, आव्यू जो होता है ना, वो इसके अंदर ये वो है, इसको कहते हैं आव्यू। और इधर जो भी कोटि होती है ना, M/N की कोटि आती है, इसको क्या कहते हैं, कोटि। ठीक है,
इधर एम क्या है, देखो एम है पंक्ति की संख्या। अभी पंक्ति किसको कहते हैं वो मैं आपको बताऊँ। एन है स्तंभ की संख्या। क्या है, स्तंभ की संख्या। ठीक है, पंक्ति देखो, पंक्ति जो ये होती है ना आडी, ये वाली क्या है, ये पंक्ति है। देखो स्तंभ, स्तंभ यानी क्या होता है, खंबा। या साधारण भाषा में समझो, स्तंभ यानी होता है खंबा। खंबा कैसा रहता है, खड़ा। तो ये क्या हो गई, स्तंभ, बस। और बाकी जो आडी है वो पंक्ति है। ठीक है, जैसे देखो ये है, इसमें ये मान लिखे हुए, मान लो 2 3 5 7। ठीक है, तो ये क्या हो गई, पंक्ति हो गई। और ये दोनों क्या हो गए, ये स्तंभ हो गए। ये दोनों क्या हो गई, पंक्तियाँ हो गई। और ये दोनों खड़े हैं ना, जैसे ये खड़ा है ये खड़ा है, तो ये क्या हो गए, स्तंभ हो गए। ठीक है, अच्छा अभी इधर हम कैसे लिखेंगे, देखो दो पंक्ति है तो दो, दो स्तंभ है तो ये 2x2 की मैट्रिक्स हो गई। मैट्रिक्स यानी आव्यू, आव्यू को मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, 2x2 की हो गई। हमेशा पहले हमको किसको लिखना पड़ता है, पंक्ति को। आपको याद नहीं रहता पहले किसको लिखे, देखो पंक्ति में कितने अक्षर हैं, 3 है। तो सबसे पहले 3, और स्तंभ में कितने हैं, 4। तो पहले 4 आता है या 3 आता है, 3 पहले आता है, मतलब पंक्ति को हमें पहले लिखना है और फिर बाद में हमको स्तंभ को लिखना है। ठीक है, स्तंभ को पहले नहीं लिखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, ओके। अभी जो आव्यू में जो मान होते हैं ना, ये देखो यस करके, यस, इधर जो मान होता है वो 1 11 होता है। फिर इधर 1 12, ये 13, ऐसे चलते चलते ये AIJ तक जाता है। ये ऐसे फिर A 21 22 23, फिर AIJ ऐसे ही जाता है। फिर A 31 हो जाता है, फिर A 41, ऐसे हो जाता है। मतलब जितनी, देखो ये एक क्या है, मैंने आपको पहले ही कहा था भाई, पहले पंक्ति लिखते हैं हम। ठीक है, और फिर क्या लिखता है, स्तंभ। तो एक किसको डिनोट कर रहा है, देखो ये जो है ना एक, ये पंक्ति को डिनोट कर रहा है। क्योंकि देखो ये पूरी पंक्ति एक है, इसलिए इसमें इधर भी एक आया, इधर भी एक आया, इधर भी एक आया। ठीक है, और ये क्या है ना, ये स्तंभ की संख्या है, तो ये दूसरा स्तंभ आ गया ना, इसलिए 2 आ गया। ये तीसरा स्तंभ आ गया, इसलिए 3 आ गया। इसलिए इसको 11 ये 12 ये 13 ये 14 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जितने की मैट्रिक्स होती है ना उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। तो ये दोबारा से रिव्यू करा देता हूँ। इसको कहते हैं आव्यू, और ये होती है ना ये, इसको कहते हैं सारणिक। ठीक है, ये होता है आव्यू। चक्रव्यूह मान लो इसको, चक्रव्यूह है ये एक तरह का, जो बच्चों को फंसा के रख देता है, बहुत हवा बना के रखती है, लेकिन कुछ भी दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो ये होती है ना, ये पहली पंक्ति हो गई, फिर ये दूसरी पंक्ति हो गई, फिर ये तीसरी पंक्ति हो गई, ये पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ हो गया। ऐसे करके याद करना है। कोटि पूछे तो आपको m गुणा n करना है। m गुणा n मतलब m क्या है, पंक्ति की संख्या, कितनी पंक्तियाँ हैं। ठीक है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए ये इसमें 2 3 5 6 7 और 9, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें मैं पूछूं पंक्ति कितनी है, तो आप गिन लो 1 2 3, तो भाई 3 पंक्ति है। गुणा स्तंभ कितने हैं, स्तंभ यानी खड़ा 1 2, तो ये मैट्रिक्स कितने हो जाएगी, 3/2 की मैट्रिक्स हो जाएगी, मतलब ये इसकी क्या हो गई, कोटि। अभी मैं इसमें अवयव पूछ लूँ, तो अवयव में आप क्या करोगे, इनको गुणा कर दो। 3 गुणा 2 करने पर क्या आता है, 6। 6 क्या है इसमें, अवयव। अवयव मतलब जो ये है ना, अवयव में कितने तत्व उपस्थित है, कितने अवयव हैं। आपको इसको सिंपली गिन के भी निकाल सकते हो, जैसे 2 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 हो गए। ये 6 अवयव हमको ऐसे लिखने होते हैं। ठीक है, कोटि हो गई, अवयव हो गया। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पेन कॉपी और किताब लेके बैठना, तो आपका जल्दी से समझ में आएगा आपको। ठीक है, ओके, चलते हैं हम अभी क्वेश्चंस की तरफ। देखो मैं किताब ही ले लेता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, ये आपकी, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रखा है हमको, 3 फैक्ट्रियाँ 1 2 3 में पुरुष और महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। ठीक है, सूचना पर हमको विचार करना है। देखो क्या है, ये पुलिसकर्मी है, ये महिला है, तो ये क्या हो गया, पंक्ति हो गई, ये वाली पंक्ति हो गई, ये वाले स्तंभ हो गए। ठीक है, उपयुक्त सूचना को 3/2, 3/2 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें 3 पंक्ति हैं, 3 पंक्ति है कि 3 आ गया, 2 हो गया, मतलब 2 स्तंभ है, इसलिए 3/2 लिखा है। अवयव निरूपित कीजिए। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। ठीक है, प्रदत्त सूचना को 3/2, ये 1 2 3 हो गया और ये 2/2 हो गया। अगर इसको हम 4/3 कहते तो ये नहीं हो पाता। ठीक है, चलते ठीक है। तीसरी पंक्ति में दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि, फैक्ट्री थर्ड में खानों में महिलाओं संख्या की संख्या प्रदर्शित करती है। देखो
क्या कर रहा है, हमको पूछा क्या है, तीसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति कौन सी, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी, और ये तीसरी पंक्ति हो गई, हो गई। और तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, ये 26। 26 क्या है, महिलाओं कर्मियों की संख्या, इसलिए महिला कर्मियों की संख्या बता रही है। बस इतना सरल है, ठीक है, आ गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 8 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती है। कोटि को मैंने अभी आपको बताया, देखो 8 अवयव है, एक सेकेंड है, 8 क्या है, अवयव है, ठीक है, 8 अवयव, आपके पास 8 मान है, आपको सारणी में बिठाना है, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कर लिए, मतलब एक एक क्या हो गई इसमें पंक्ति गुणा 8 क्या हो गया इसमें स्तंभ, 1 2 3 4 5 7 8, स्तंभ का मतलब है एक खड़ा मान, ठीक है। तो 1/8 की क्या हो गई, सारणिक हो गई। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें पंक्तियाँ कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पंक्तियाँ हो गई। स्तंभ कितने, 1, तो 8/1 की हो गई। ऐसे हम 2 गुणा 4 करते या 4 गुणा 2 करते तो भी वही आता। देखो 4 गुणा अवयव मतलब ऐसे हो कि 8 अवयव है तो कितने की परिणाम सकती है, देखो मतलब उनका गुणनफल 8 आना चाहिए। जैसे हम 8 गुणा 1 करेंगे तो भी गुणनफल 8 ही आएगा, 1 गुणा 8 करेंगे तो भी गुणनफल 8 ही आएगा, 2 गुणा 4 करेंगे तो भी गुणनफल 8 ही आएगा, 4 गुणा 2 करेंगे तो भी गुणनफल 8 ही आएगा, ठीक है। इस प्रकार से करते हैं, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है भाई, 1/8 क्यों लिखते हैं, ठीक है। अब 2/4 इसमें मतलब 2 क्या है, इसमें 2 पंक्ति हैं और 4 स्तंभ है, ठीक है। इसमें 4 पंक्ति है, 2 स्तंभ है, ठीक है। उसी प्रकार एक क्वेश्चन और है कि हम भाई 12 अवयव है तो उसको किस उसकी कितने प्रकार, 12 अवयव है तो इसकी कितनी संभव कोटियाँ है। 12 अवयव है तो एक तो 1 गुणा 12 हो गया, एक 12 गुणा 1 हो गया, ठीक है, 12 गुणा 1 हो गया। एक हम 2 गुणा 6 कर सकते हैं, ठीक है। एक हम 3 गुणा 4 कर सकते हैं, एक 4 गुणा 3 कर सकते हैं, ठीक है। एक हम 6 गुणा 2 कर सकते हैं। ये हुई 1 2 3 4 5 6, इसकी 6 संभव कोटियाँ हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकना, पेन खराब हो गया थोड़ा। तो इसकी कितनी संभव कोटियाँ हैं, अरे यार एक सेकंड रुको भैया, अरे यार इसको भी अभी अटकना था क्या, एक सेकंड में दूसरा पेन लेके आता हूँ, थोड़ा देर टाइम रुकिएगा, सॉरी, तब तक आप रिवीजन करिए। यार ये आपके साथ भी होता है क्या, ऐसे तो बहुत सारे पेन पड़े रहते हैं लेकिन जब भी इसको ज़रूरत होती है ना मेरे को पेन की है ना, उसी टाइम ये पेन साला कहाँ पे घूम जाते हैं, ठीक है। तो ये ब्लैक पेन मिला, यही लेके इससे ही काम चलाते हैं, तो ठीक है। उसका गुणनफल 12 आना चाहिए, 12 अवयव है मतलब उनका गुणनफल 12 आना चाहिए, 1 गुणा 12 कर रहे हैं तो भी 12 आना चाहिए, 12 गुणा, इसका मतलब 6 गुणा 3 नहीं कर सकते क्योंकि इसका गुणनफल 18 हो जाता है, 18 तो अवयव ही नहीं है, तो ये कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अभी हम उदाहरण नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है। अभी लिखता कैसा ये भी समझ लो आप, क्योंकि उधर देखो अगर ये एबीसीडी में आया तो आप सीधा सीधा 4 लिख लोगे, इसकी 4 संभव कोटियाँ बन सकती है। लेकिन ये अगर अति लघु में आया, देखो हमें क्या आता है कि किसी अवयव में m गुणा m है, ये इतना लिखने की याद नहीं है, ठीक है। हम जान दें कि 8 अवयव है तो अतः सभी संभव 1 गुणा 8 1 गुणा 4, तो ये अतः संभव कोटियाँ ये होगी, तो बस इसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी उदाहरण नंबर 3 पढ़ते हैं। एक ऐसे 3/2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव aij 1/2 i-3j प्रदत्त है, ठीक है। 3/2 देखो समझते हैं, अभी हमें क्या है 3/2 की मैट्रिक्स चाहिए हमको, 3/2 की मैट्रिक्स अभी बना देते हैं हम। जैसे ये 3/2 यानी 3 पंक्ति चाहिए, इसमें कितनी चाहिए, 3 पंक्ति और 2 स्तंभ, यानी कि मतलब A11 A12 A21 A22 22 ना, हाँ
ए 31 और ए 32, ठीक है, ये हो गया। अब आप कहोगे सर ए 13 क्यों नहीं लिखा? अगर हम ए 13 लिखते तो मानो इमेजिन करो, मानो मैंने ए 13 लिख दिया, ए 11, ए 12 और ए 13 लिख दिया, तो इसमें पंक्ति तो एक है, ठीक है, लेकिन इसमें स्तंभ कितने हो गए? 1 2 3, लेकिन हमें स्तंभ कितने का है? 2। अगर हमें 3/3 की कहता तो हाँ हम ए 13 लिखते, ठीक है। ये मैट्रिक्स आपको बनानी है। अब किस कंडीशन में बनानी है ये कंडीशन हमने इसने हमको दे रखी है। देखो क्या दे रखा है, ए आई जे। आई मैंने आपको पहले ही बताया था, आई मतलब है पंक्ति, जे मतलब है स्तंभ। तो क्या दे रखा है? 1/2। ये सारणिक है, मतलब ये मोड है। मोड में मतलब, मोड का मतलब इसमें अगर माइनस में आ रही है तो चिन्ह प्लस का हो जाता है, प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, बाकी मतलब मोड लगाने से माइनस की चीज़ कभी भी नहीं आ सकती। तो इसमें अगर और एबिसिडे में है तो ये ऐसी कंडीशन दे रखी है ना, तो आप जिसमें माइनस है उसको तो हटा ही दो, जिसमें प्लस है वो रखो, ठीक है। ठीक है, आप ये समझ गए क्या रेखा देखा है? 1/2 मोड आई माइनस 3j। देखो ए आई जे इज इक्वल टू क्या था? 1/2 मोड आई माइनस 3j, ये मोड बात, ठीक है। मैंने आपको पहले कहा था आई पंक्ति की संख्या है, जे स्तंभ की संख्या है, ठीक है। तो अगर हम इधर ए स्तंभ कौन सा रख रहे हैं, हम ए 11 का मान क्या रख रहे हैं मतलब, ठीक है। तो स्तंभ कितना? 1, आई का मान 1 हो गया, जे का मान भी 1 हो गया। ए 1/2 आई की जगह क्या रखना है हमने? 1 माइनस 3 गुणा जे की जगह क्या रखना है हमने? 1 हो गया, ये बंद। 1 - 3 करेंगे, अब 3 गुणा करेंगे 3 आएगा, 1 - 3 करेंगे माइनस का 2 आएगा। लेकिन मैंने आपको पहले कहा अगर मोड में है ना तो माइनस का 2 प्लस का 2 बन जाता है। तो ए 11 इज इक्वल टू 1/2 गुणा 2, 2 से 2 कट जाए तो ए 11 का मान हमारा गया 1। इस तरह ए 12 क्या याद करेंगे? ए 12 तो ये आई का मान हो गया और ये किसका मान हो गया? जे का, ठीक है। तो ए 12 इज इक्वल क्या देगा? 1/2 1 - 3 गुणा 2, 2 क्यों किया? जे का मान है ये, जे कहाँ है? ये रहा 12 का है। तो 1/2 1 - 6, 1/6 करेंगे माइनस का 5 आएगा, लेकिन ये क्या मोड में, अगर ये मोड नहीं होता ब्रेकेट होगा तो माइनस का 5/2 आता, लेकिन ये मोड में रह गया ना तो इसका क्या आ जाएगा? 5/2, ठीक है, समझे। अब ये 21 का ज्ञात करते हैं हम। ए 21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो 1/2 मोड, अभी ये दो जो है ना ये आई का मान है, ये जे का मान है, ठीक है। आप ऐसे ज्ञात कर लो। देखो देखो ABCD बोलते हैं तो हमें पहले क्या आता है? आई जे के, तो पहले आई आता है ना, तो ये पहले जो मान है वो आई का है, बाद में जे आता है तो बाद का मान जे का है, ऐसे याद कर लो आप, ठीक है। अगर आपको याद नहीं हो रहा भाई आई पंक्ति है क्या है, तो ऐसे याद कर लो। पहले कौन सा आता है भाई? आई 9 पर आता है, जे 10 पर आता है, तो पहले 9 ही आएगा ना, तो मतलब आई पहले आएगा, जे पहले आएगा। जो दो है वो आई का मान है, जो एक है वो जे का मान है। बस कुछ नहीं करना, बाकी सिंपली मान रखना है। देखो 1/2 आई माइनस 3j है, तो आई की जगह कितना है? 2, 2 रख दो, -3, जे का मान कितना है? 1, तो 1 रख दो, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, 2 में से 3 घटेंगे माइनस का 1 आएगा, लेकिन मोड लगाए तो माइनस आ नहीं सकता, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको ये 22 निकालना है। इसमें आई बराबर 2 हो जाएगा, जे बराबर 2 हो जाएगा। आई इसमें आई बराबर 3 हो जाएगा, जे बराबर 1 हो जाएगा। आई बराबर 3, जे बराबर 2। इसी तरह कर आपको निकालना है, क्योंकि मैंने समझा दिया आपको समझाने में, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करोगे ना तब तक आपको कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। आप इधर समझ में भी आ जाएगा, लेकिन फिर आप भूल जाओगे, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी आपको आव्यूह के प्रकार बताते हैं, किताब में से बता देता हूँ। देखो स्तंभ आव्यूह, इसको स्तंभ आव्यूह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें स्तंभ है। देखो ये स्तंभ बन रखा है, 4/1 की कोटि एक स्तंभ आव्यूह है, ठीक है। अभी पंक्ति आव्यूह, इसमें पंक्ति है, पंक्ति ज़्यादा, पंक्ति एक बड़ी पंक्ति होगी तो इसलिए 1/4 की मैट्रिक्स होगी। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह जिसमें m और n बराबर हो, m बराबर n हो। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है, m गुणा 1 वर्ग आव्यूह है तो इसमें होगा m बड़ा होगा n से, m छोटा होगा, m बड़ा या बराबर होगा, या m बराबर होगा। तो वर्ग आव्यूह तभी होता है जब और m और n बराबर हो, ठीक है। वर्ग, देखो वर्ग ऐसे आप समझ नहीं आता, वर्ग, वर्ग की क्या होती है? चारों भुजाएं समान होती है, एक छोटी एक बड़ी हो तो वो वर्ग कहलाता है? नहीं कहलाता, ठीक है। इसलिए m और n बराबर होनी चाहिए तभी वो वर्ग आव्यूह कहलाता है, ठीक है। ओके, अगले आव्यूह पे पढ़ते हैं। अगले आव्यूह कौन सा है? देखो लाइक सब्सक्राइब कर देना। देखो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप यूट्यूब पे डालोगे ना तो कोई भी टीचर अभी आपके इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। सभी इंटेलिजेंट बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, जो 90 प्लस स्कोर कैसे करें ऐसे बता रहे हैं। मैं ही हूँ
जो आपको पास कराने की गारंटी ले रहा हूँ। पास गारंटी ले रहा हूँ, इसलिए आप थोड़ा सा हिम्मत दीजिए मेरे को, ताकि मैं आपको आगे भी पढ़ा सकूँ। इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। ठीक है, देखो इसमें 1 2 3 पंक्तियाँ हैं, 1 2 और 3 स्तंभ है, 3/3 की हो गई। अगर इसमें 4 हो जाती और 3 स्तंभ रहते तो वो फिर वो नहीं हो पाती। ठीक है, फिर आता है विकर्ण आव्यूह, जिसमें विकर्ण क्या हो, समान हो। ठीक है, देखो एक वर्ग आव्यूह v इज गुण बी आई जे एम गुणा एम, एम एम क्यों कर गया, देखो m बराबर n होता है तो m गुणा m कर सकते हैं। विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य हो। ठीक है, विकर्ण मतलब देखो ये विकर्ण हो गया, ये 1 -1 है, ये 2 है, बाकी सभी 0 होने चाहिए। ठीक है, इसमें -1.123 आ गया, बाकी सभी 0 होने चाहिए, तब ये विकर्ण आव्यूह होता है। ये जरूर नहीं है इस तरफ ही हो, या इस तरफ भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 हो जाते हैं, बाकी इसकी जगह 0 हो जाता है, इसकी जगह 0 हो जाता है, तो ये क्या है, विकर्ण आव्यूह हो जाता है। ठीक है, अभी क्या, एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है। विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान है। ठीक है, समझे। देखो इसमें क्या है, देखो इसमें 1.1 है, इसमें 2 है, 3 है, तो ये क्या हो गया, विकर्ण आव्यूह। ठीक है, लेकिन √3 समान है तो अदिश आव्यूह कहलाता है। देखो इधर भी -1 है, तो ये अदिश आव्यूह कहलाता है। समझे। फिर आता है हमारा तत्समक आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह, जिसकी वर्ग आव्यूह मतलब क्या है, उसकी मैट्रिक्स समान होती है, जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं तथा अन्य सभी अवयव 0 होते हैं, तत्समक आव्यूह कहलाता है। दूसरे शब्दों में वर्ग आव्यूह एक तत्समक आव्यूह है। ठीक है, ए आई जे 1 यदि आई बराबर जे होता है तो 1 आता है, 0 यदि आई बराबर जे नहीं है। देखो इसमें तत्समक आव्यूह में क्या आता है, 1 0 0 0 1 0, मतलब विकर्ण क्या होता है, 1 1 होता है। ठीक है, या विकर्ण 0 0 का होता है। इसमें विकर्ण 0 का भी है, 1 का भी है। ध्यान दीजिए, के बराबर 1 अदिश आव्यूह है, तत्समक आव्यूह होता है, परंतु प्रत्येक तत्समक आव्यूह स्पष्टता एक अदिश आव्यूह होता है। क्यों होता है, देखो तत्समक आव्यूह एक अदिश आव्यूह होता है। अदिश आव्यूह को मैंने क्या बताया, विकर्ण सभी समान होते हैं। ठीक है, देखो इसमें विकर्ण समान है, मतलब ये अदिश आव्यूह भी है और तत्समक आव्यूह भी है, लेकिन हर एक अदिश आव्यूह तत्समक आव्यूह नहीं हो सकता। जैसे देखो इसमें मान समान है, इसमें भी मान समान है, तो ये अदिश आव्यूह भी है, तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह इसलिए है क्योंकि इसके विकर्ण 1 है, इसमें विकर्ण 1 नहीं है, मतलब ये तत्समक आव्यूह नहीं है, लेकिन अदिश आव्यूह है। समझे। शून्य आव्यूह जिसमें सभी शून्य है वो शून्य आव्यूह कहलाता है। ठीक है, और बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अभी हम प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 3.1 ये क्या देखा है, एक सेकेंड ये देख लेते हैं। अगर सबसे सरल अगर मैं कुछ बताऊँ ना तो ये है, और ये आपके आएगा ही आएगा क्वेश्चन 99% चांस है कि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। और सबसे सरल मैं बता दूँ ना तो सबसे सरल क्वेश्चन यही है। कैसे, देखो इसके बराबर ये दे रखा है, देखो ये दोनों बराबर कब होंगे, जब देखो ये 0 इधर है तो हमें इधर भी 0 लाना पड़ेगा, मतलब x+3 बराबर 0 करेंगे ना तब जाके ये होगा, यानी देखा। और इधर 6 है, इधर z+4 है, तो हमें z का मान ये ऐसा रखना पड़ेगा जिसके 6 आ जाए, तो इधर 2 हो जाएगा डायरेक्ट। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कॉपी से समझाता हूँ, एक सेकंड रुकना, थोड़ा एडजस्ट करो यार, थोड़ा सेटअप नहीं है मेरे पास। ठीक है, दूसरा पेज डालते हैं, क्या करें पैसों का भाव है भैया। देखो x+3 है, इधर 0 है, तो इनमें दोनों को बराबर करना है। देखो बराबर तभी संख्या होती है जब दोनों का मान बराबर हो। मैं कह दूँ 6 बराबर 7, तो ये कभी पॉसिबल है नहीं है, लेकिन मैं यही कह दूँ 6 बराबर 7 - 1, तो ये पॉसिबल है, क्योंकि 7 - 1 6 होता है, और ये 6 बराबर 6 हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या देखा, x+3 z+4 2y - 7 - 6 a - 1 0 b - 3 - 2 21 0। तो इसमें आप देखना, देखो ये -21 इधर भी है, -21 इधर भी है। ठीक है, ये 0 इधर भी है, 0 इधर भी है, तो देखो x+3 बराबर क्या होगा, 0। देखो हमेशा देखो a11 = a11 ही होगा। ठीक है, a12 = a12, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये a11 है, ये a12 है, ये 13 है, ये 21 22 23 31 32 33, इसलिए ये a11 है, ये a12 है। तो x+3 = क्या होगा, 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3। ये आएंगे आपके
डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इसमें। ये देख के पूछ लेगा एक निम्नलिखित समय के एक्स का मान बताओ, अब से ऑप्शन दे देगा 3, 0, 4, -3, तो आपको -3 क्लिक कर देना है। अभी Z+4 देखो, Z+4 ये क्या है, A12 का मान है, तो इधर भी A12 का मान देखो, A12 क्या है 6, तो बराबर 6, तो Z बराबर क्या हो जाएगा 6 - 4 तो 2, Z का मान क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अभी क्या है 2y-7 है, 2y-7 इज इक्वल टू कितना दे रखा है देखो, माइनस का 3y-2 दे रखा है, तो इज इक्वल टू 3y-2। ठीक है, ये आपको आता ही होगा। देखो ये -7 है, -7 2 इधर के आएंगे तो +2 हो जाएगा, और 3y ये प्लस का 2y है तो माइनस का 2y हो जाएगा, तो -5 इज इक्वल टू 3y में से 2y जाएंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5। ये ऐसे करना है। ये इधर क्या रहेगा देखो, -6 यही a-1, a-1 इज इक्वल टू हम क्या देगा, ये a22 है, तो इधर भी बीच वाला मान -3 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसी तरह आपको इनके भी मान ज्ञात करना है, क्योंकि अगर अभी आप नहीं करोगे तो आपको समझ में कैसे आएगा, समझा। b-3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2b+4, इस तरह आप b का मान ज्ञात करेंगे। और 0 देखो इधर आपको चुकलाने के लिए इधर क्या है 0 बराबर 2c+2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का c बराबर -1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको करना है। ये क्या है, ये भी सेम है, 2a+b, a-2b, 5c-d, इसको बराबर रखने करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, मैं इसको अलग से समझा दूंगा आपको। ठीक है, कैसे हुआ। ठीक है, प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नावली 3.1 आव्यू दे रखा है, मैंने आपको पहले ही बताया। देखो आव्यू के लिए निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, इसमें से आपको एक ही क्वेश्चन पूछेगा, इतना बड़ा नहीं पूछेगा। ठीक है, आव्यू की कोटि। अभी देखो आव्यू की कोटि कहे ना जब भी आपको, तो आप पंक्ति की संख्या गणो, पंक्ति कितनी है 1, 2, 3, 3 पंक्तियाँ भैया, लो भाई 3 गुणा, स्तंभ कितने हैं 1, 2, 3, 4, 3/4, मतलब इसकी कोटि होगी 3/4। अगर आप 4/3 कर देते, पहले स्तंभ को लिख देते, तो वो क्या हो जाता गलत, क्योंकि हमेशा पहले पंक्ति को लिखा जाता है। मान लो आप खंबा खड़ा करना चाहते हो, कोई भी एग्जाम्पल के लिए मान लो खंबा खड़ा करना चाहते हो, तो उसको पहले आपको बेस बनाना पड़ेगा ना, तभी जाके आप खंबा खड़ा कर पाओगे। ठीक है, तो ये बेस क्या है, पंक्ति बेस है, उसके बाद ही आप खंबा खड़ा कर पाओगे। ठीक है, इसलिए पहले पंक्ति आती है और फिर क्या आता है स्तंभ। मैंने आपको पहले भी कहा है, ये 3 ऐसे आपको याद नहीं हो रहा है, तो पंक्ति में 3 अक्षर आते हैं, स्तंभ में कितने आते हैं 4, तो 3 पहले आता है, मतलब पंक्ति को पहले लिख दो और गुणा लगा के स्तंभ को बाद में लिख दो, बस इतना से याद करना है। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या ज्ञात करने के आपके 2 है, या तो मैट्रिक्स देख लो, या फिर मैट्रिक्स कितनी है 3/4 की है, 3 × 4 कर दो, कितने हो जाएंगे 12 अवयव इसके अंदर हो जाएंगे। अगर आपको ये याद नहीं रखना है तो अवयवों की संख्या सिंपली गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अवयव हो गए। बस इसमें क्या देगा देखो, A13 का मान ज्ञात करो। अभी आपको पता ही है भाई, ये A11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, तो हमें A13 पूछा है, तो A13 का मान क्या हो जाएगा 19। फिर हमें पूछा है A21, ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 24 है, तो 21 क्या हो जाएगा 35। बस इतना सरल है। फिर हमें दे रखा है A24, 21, 22, 23, ये 24, 12 हो जाएगा। फिर हमें लिखा है 23, 5/2 हो जाएगा। बस आपको भी ये याद करना है, पहली पंक्ति है तो 1, 1, 1 आ जाता है, बाद में स्तंभ बदल जाता है तो 2 आ जाता है। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ऐसे करते याद करते हैं, 31, 32, 33 हो जाता है। देखो ये बात, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी सभी संभव कोटियाँ क्या है। देखो 24 अवयव है, ठीक है, एक बार बताता हूँ मैं, 24 अवयव है, तो हमको ऐसी संख्या लेंगे जिनका गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हो 24। तो फर्स्ट तो हो गया 1 × 24 हो गया, फिर 2 × 12 से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम 3 × 8 से भी ज्ञात कर सकते हैं, 4 × 6 से भी ज्ञात करते हैं, 6 × 4 से भी कर सकते हैं, 8 × 3 से भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप कहोगे सर इधर 3 × 8 तो कर दिया, इधर भी 8 × 3 कर दिया, तो समान ही हो गए ना। नहीं भैया, देखो ये 3 इधर क्या कर रहे हैं, पंक्ति को डिनोट कर रहे हैं, इधर ये 8 पंक्ति होगी, 3 पंक्ति से 8 पंक्ति हो गई, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया ना। पहले तो भैया 1, 2, ये 3 पंक्ति थी और 8 स्तंभ थे इसमें, लेकिन अभी 8 पंक्ति हो गई और 3 स्तंभ हो गए, तो ये फ़र्क है इसमें, समझे। 8 × 3 हो गया, 12 × 2 हो गया, और 24 × 1 हो गया, तो गिन लो
1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 कोटियाँ संभव है इसकी। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, अगर इसमें 13 अवयव होते तो भाई ठीक है, 13 अवयव होते तो एक तो 1 गुणा 13 हो जाता। बाकी बाकी हम गुणा नहीं कर सकते क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, तो इसका किसी में भाग नहीं जाता एक की सिवा, तो 1 13 गुणा 1 हो जाता। यही इसकी संभव कोटियाँ हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ हो जाती। ठीक है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ है। यदि इसमें 5 अवयव होते तो क्या होता, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन है, एक 2/2 अवयव ए इज इक्वल ए वाई जे है की रचना कीजिए। इसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। ठीक है, हमें क्या रखेगा है 2/2, इस पर बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड कैसे करता है, 2/2 का कहा है हमें 2/2 मतलब हमें 2 ही पंक्ति चाहिए, 2 ही अवयव चाहिए। 2 पंक्ति चाहिए तो ए 11 ए 12 ए 21 ए 22। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि बनानी कैसी है मैट्रिक्स, ठीक है, 2 पंक्ति चाहिए। देखो पंक्ति चाहिए ना, 2 पंक्ति चाहिए तो 2 पंक्ति, एक ये पंक्ति आएगी, एक पंक्ति आएगी, ये एक पंक्ति होगी, और 2 ही इसमें क्या चाहिए स्तंभ, तो एक ये आएगा और ये क्या आएगा, 2 स्तंभ तभी होंगे ना। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं A11, इसको A12। A13 नहीं लिखेंगे, अगर A13 लिख देता तो 1 2 3 स्तंभ हो जाते, तो A13 नहीं लिखेंगे। ठीक है, और ये A21 हो जाएगा, A22 ये हो जाएगा। बस ये हमको बनानी है, लेकिन उसके लिए शर्त दे रखी है। शर्त क्या दे रखी है, AIJ इज इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। AIJ इज इक्वल टू 1 I अपॉन जे। तीसरा AIJ इज इक्वल टू I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये हमको शर्त दे रखी है। कोई बात नहीं भैया, पहली शर्त क्या है, देखो AIJ इज इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, आई हमारे पास क्या है, इसमें A11 के लिए 1 है, क्या है 1, प्लस जे भी क्या है 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर 1 अपॉन, ठीक है, अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4/2, तो 2 क्या मान है, A11 का मान है। ठीक है, अभी हमें 2 A11 का मान है तो ये इधर लिख देते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा 2। फिर हमें A12 का मान ज्ञात करना है, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 और 1 3 का स्क्वायर 9/2 हो जाएगा, तो इधर 9/2 आ जाएगा। 21 का मान ज्ञात करना है, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 3 का स्क्वायर 9/2, ये भी क्या आ जाएगा 9/2। फिर हमें A22 यानी 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16/2 यानी कि 8। ये हो गई आपकी 2/2 की मैट्रिक्स इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसमें 2 ही स्तंभ है, 2 ही स्तंभ है, 2 ही पंक्ति है। ठीक है, इसी तरह आपको क्या करना है, AIJ इक्वल I अपॉन जे। देख 1 11 का मान करते कि नहीं, आई का मान 1, जे का मान पे ना 1 11 का 1 आ जाएगा। इसी तरह A12 21 A22 का ज्ञात करना है, इसमें भी ऐसा ही करना है। ठीक है, एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। ये मोड़ दे रखा है, मतलब मोड़ मतलब आ जाए, मतलब माइनस नहीं लेना है, लेकिन अगर इसमें माइनस का आएगा तो हम माइनस लेंगे, मोड़ आ गया इसलिए माइनस में नहीं लेंगे। अभी हमें 3/4 की बनानी है। देखो ये क्या है, पंक्ति, पंक्ति 3 होनी चाहिए, स्तंभ 4 होने चाहिए। ठीक है भैया, पंक्ति 3 होनी चाहिए, यानी A11 A21 और A31, ये 3 पंक्ति होगी भाई साहब। ठीक है, देखो पंक्ति कैसे, तीन पंक्ति करनी है, मतलब ऐसे कर लो। देखो 1 2 3 हो गई, रुक जाओ। अभी हमें स्तंभ ज्ञात करने 4, तो A12 A13 और A14, ये 4 आ गए ना इधर, तो मतलब हमारी 4 स्तंभ हो गए। बस A22 A23 A24 A32 A33 और A34, बस ये 3/4 की मैट्रिक्स हो गए। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, देखो 1/2 -3i प्लस जे, -3i प्लस जे। ठीक है, देखो 1 11 1/2 -3 गुणा 1 प्लस 1, बस -3 प्लस 1 कितना था -2, लेकिन -2 आया, लेकिन ये मोड में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये इधर ये मैट्रिक्स बना लेना आप सभी का मान ज्ञात करके, और फिर ये मान ज्ञान कर लेना। परीक्षा में आपके सिर्फ या तो एक किसका मान पूछ लेगा, A22 का मान पूछ लेगा, इससे ऐसा ही पूछेगा, ज़्यादा पूछेगा नहीं डीप में। देखो XYZ के मान ज्ञात करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था। देखो A11, ये A11 का मान है, ये A12 ये A13 ये A14, ये भी A11 A12 A13 A21
ये 24, सॉरी ये 21 था, ये 22 था, ये 21 ये 22। तो ये 4 जो है ये 11 का मान है, वाई भी ये 11 का मान है, मतलब 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई, यानी वाई का मान ये हो जाएगा 4। 3 इज इक्वल टू जेड, मतलब जेड का मान 3 हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 1, यानी एक्स का मान 1 हो जाएगा। 5 इज इक्वल टू 5 है ही। इस तरह ये आपको ज्ञात करना है। ये दोनों बराबर है, इसमें आपका डी का मान ज्ञात करना है, तो इनको बराबर करके डी का मान ज्ञात कर लेना है। ठीक है, देखो एक वर्ग आव्यूह है, मैंने आपको पहले कहा था ना m गुणा n वर्ग आव्यूह है, तो m इसमें क्या m छोटा है n से? नहीं भैया, वर्ग आव्यूह मतलब m बराबर n होना चाहिए, तो m बराबर n। देखो x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। देखो समान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जब हमें बराबर दे रखा होता, लेकिन यहाँ पे तो कॉमा दे रखा है, तो हम याद करना संभव ही नहीं है कि भाई बराबर कैसे होंगे ये, जब तक बराबर का चिन्ह नहीं दे रखा तो बराबर होंगे नहीं, तो मतलब याद करना संभव नहीं है। ठीक है, ठीक है। 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्याएं होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ठीक है, प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। 3/3 की कोटि चाहिए ना हमको। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। देखो 3/3 की कोटि चाहिए, मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखो प्रत्येक प्रविष्टि यानी एंट्री, एंट्री क्या है? 2, मतलब इसके भी 2 मान हो सकते हैं, इसके भी 2 मान हो सकते हैं, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके 2, इसको 2, इसके 2, मतलब 3/3 की मैट्रिक्स है और इसके 2 मान संभव है। तो ठीक है, इसके भी 2 है तो 2 गुना, इसके भी 2 है तो 2 गुना, इसके भी 2 है 2 गुना, इसके भी, मतलब ऐसे करके 9 बार गुणा करना है। यानी 2, अगर कोई भी संख्या बेसमान है तो क्या होता है, जुड़ जाती है। 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 के कितने आते हैं? 512। ठीक है, अब एक शॉर्टकट बताता हूँ। देखो कितने भी एंट्री पूछ लेते, अब ये मान पूछते भाई 0 1 और 3 प्रविष्ट संख्या है, तो इसके कितने मान संभव हो गए? 3। अब आव्यूह में अवयवों की संख्या कितना है? 3/3 यानी 9 है, तो 3 की पावर 9 ने, ऐसे ही करके आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपकी 3.1 खत्म हो चुकी है। अगली प्रश्नावली में हम 3.2 और 3.3 देखेंगे। ठीक है, इसमें आपके बहुत सरल आएंगे सवाल। आपको क्या करना है, अभी मॉडल पेपर देखना है। मॉडल पेपर में ये जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे बहुविकल्पीय में आव्यूह के इस प्रकार के, वो सॉल्व करने हैं। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। इसके बाद हम सारणी पढ़ेंगे। इस तरह करके हम आपको पूरा सिलेबस खत्म करेंगे 10 तारीख से पहले पहले, अगर आपका सपोर्ट यूँ बढ़ा रहा तो। ठीक है, धन्यवाद, राम राम।